नमस्कार। काइजन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टेस्ट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन सी को सोल्व करना स्टार्ट किया था। आज के इस लेक्चर में सेक्शन सी के दो क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28, ये दो क्वेश्चन तो हमारे बचे हुए हैं सेक्शन सी के, और उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी। तो मुझे उम्मीद है कि जो लेक्चर की सीरीज हमने पिछले कुछ दिनों से स्टार्ट की है उसका आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 में कुछ डेफिनेशंस पूछी गई हैं और इन डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन है मोलैरिटी की। बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताना कि व्हाट इज मोलैरिटी, डिफाइन करना है केवल आपको। अगर कोई एग्जाम्पल पॉसिबल हो तो एग्जाम्पल भी आपको देना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मोलैरिटी की डेफिनेशन की। देखिएगा, मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय कैपिटल एम। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का वॉल्यूम आपको फॉर्मूले में पुट करना होता है इन लीटर। अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं गिवन है, एमएल में गिवन है, तो आप उसे 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके साथ आप इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, N/V। N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है और V यहां पर वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। अब अगर बात यहां पर हम लोग बात एग्जाम्पल की करें, क्योंकि एग्जाम्पल इन्होंने कहा है क्वेश्चन में देने के लिए। जैसे अगर हमारे पास में कोई सॉल्यूशन है 0.2 m, कहीं पर ये लिखा हुआ है 0.2 m H2SO4 या इसके अलावा और भी कोई, तो इसका मतलब हो जाएगा इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.2 मोल पर लीटर हो जाएगी। ये इसका एग्जाम्पल, ठीक है। 1 मार्क्स की सिंपल से एक डेफिनेशन है मोलैरिटी की। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं हो पाती, थ्योरी वाला पार्ट याद नहीं हो पाता, तो कम से कम अगर आप फॉर्मूला लिख दें तो आपको प्रॉपर्ली 1 मार्क्स मिल जाएंगे इसकी। बात हम लोग करते हैं सेकंड डेफिनेशन की। सेकंड डेफिनेशन में नाम आता है पीपीएम। सबसे पहली बात तो पीपीएम की फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन इसकी फुल फॉर्म। और पीपीएम में अगर आप डेफिनेशन या फॉर्मूला दें तो यह हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ओके, अपॉन नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यह डेफिनेशन है पीपीएम की। ग्राम की जगह पर हम लोग एमएल भी ले सकते हैं। नंबर ऑफ ml ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्यूशन। हम ग्राम
ml की जगह पर यहां पर लीटर भी ले सकते हैं। नंबर ऑफ लीटर ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि पीपीएम में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्वांटिटीज सेम यूनिट में ली जाती है, इसीलिए पीपीएम एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। ओके, बस आपको इतना काम करना है कि 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम इसे पर मिलियन की टर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो ये हुआ पीपीएम। पीपीएम के बाद में हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन नंबर 3 की। व्हाट इज फ्यूल सेल? फ्यूल सेल क्या होता है? देखिए, ये जो टर्म है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर की है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आपने नाम सुने होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उन सेल को बोलते हैं जो केमिकल एनर्जी को कंज्यूम करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्यूल सेल भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। पहली बात तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पहला पॉइंट तो ये। डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन? द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, the electrochemical cell which convert फ्यूल हम लोग यहां पर ले सकते हैं हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, मिथेनॉल, इथेनॉल एक्सेट्रा। तो द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट फ्यूल एनर्जी, जो फ्यूल की एनर्जी होती है, फ्यूल एनर्जी बाय द कंबर्शन इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जो फ्यूल को यूज करके, बहुत सारे फ्यूल होते हैं जो मैंने नाम बताया आपको, जो फ्यूल को यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसके अंदर होने वाला जो फिनोमेना है वो कंबर्शन है, जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स प्रोसेस है। एक सेल का नाम आता है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज हुआ था। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में एक सेल यूज हुआ था। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जनरली वहां पर यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स, जो स्पेस शिप होती है, स्पेस क्राफ्ट होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक लाइट वेट का सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया गया था। उसी सेल को हम लोग बोलते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में अगर फ्यूल हाइड्रोजन यूज होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ओके, तो ये 3 टर्म आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 की हमने एक्सप्लेन करी। 1 मार्क्स में आप अगर इसके अंदर इतना लिखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखिएगा, ये जो लेक्चर की सीरीज हमने स्टार्ट की है यह इसलिए करी है जिससे कि आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, जब बोर्ड के मेन एग्जाम्स होंगे तो आप अपने क्वेश्चंस को सही तरह से फॉर्मेट करें। अच्छे से उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे तो मार्क्स कट नहीं होंगे आपके। वो टेक्निकल वर्ड जो क्वेश्चन के अंदर आने चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड गाइडलाइंस, वो वर्ड अगर आप लोग उसके अंदर यूज करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। सेक्शन सी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 28। लिखा है व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन प्योर इथेनॉल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्योर इथेनॉल को सेपरेट क्यों नहीं कर सकते? देखो, प्योर इथेनॉल वाटर के अंदर अगर डिसोल्व हो जाए तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्योंकि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल ऐसे हैं, वाटर भी और इथेनॉल भी, जिनके अंदर H बॉन्डिंग होती है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग जनरली उन लिक्विड को सेपरेट करते हैं जिन लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो, कम हो, तो उन लिक्विड को सेपरेट करते हैं। तो इसीलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज मिक्सचर ऑफ इथेनॉल, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल has intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर इसके अंदर इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग मिलेगी तो हम कह सकते हैं इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, पहले वाले पार्ट का आंसर ये। आगे लिखा है कि व्हाट इज जनरल नेम इज गिवन टू बाइनरी मिक्सचर विच शो डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। उस मिक्सचर का जनरल नेम क्या है जो डेविएशन शो करता है? तो इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन शोइंग डेविएशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उनके लिए कॉमन वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर डेविएशन एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स। ओके, ये हो जाएगा। अब इसके अंदर आगे लिखा है कि जो बाइनरी मिक्सचर है उसका क्या नाम है? शो राउल्स लॉ फ्रॉम लो एंड हुज कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाउ मेनी दीज टाइप ऑफ मिक्सचर आर देयर? कितने टाइप के मिक्सचर में? दो टाइप के हैं। ऐसे मिक्सचर दो टाइप के हैं, इनके टाइप दो हैं। उन मिक्सचर में एक का नाम तो होता है सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। अगर सॉल्यूशन के बीच में रिपल्शन ज्यादा लगे, और दूसरे मिक्सचर जो कहलाते हैं उन्हें बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन। ओके, तो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 28 का आपको जो आंसर देना है वो 3 पार्ट में देना है। पहले पार्ट में आपको बताना है कि व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन प्योर इथेनॉल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज जनरल नेम इज गिवन टू बाइनरी मिक्सचर विच शोज डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ एंड हुज कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जिनके अंदर डेविएशन निगेटिव होगा बिकॉज उन मॉलिक्यूल के अंदर, उन कंपोनेंट्स के अंदर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, इसीलिए उन्हें सेपरेट करना डिफिकल्ट है। और कितने टाइप के होते हैं ये मिक्सचर? तो 2 टाइप के होते हैं। एक सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और एक है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। कुल मिलाकर सेक्शन सी हमारा यहां पर कंप्लीट होता है और इन क्वेश्चंस को आप लोग कुछ इस तरह से सोल्व करोगे। अब हम लोग बात करते हैं एक हमारे नेक्स्ट सेक्शन की, और ये जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी, इसमें आपको गिवन है एक पैराग्राफ। ओके, ऐसे क्वेश्चन केस स्टडी वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। हर साल
बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो पैराग्राफ गिवन होता है उस पैराग्राफ से हमें बहुत सी हिंट मिल जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि हिंट हमें नहीं मिल पाती। कई बार एक्चुअली ये सारी चीजें इस बात पर डिपेंड करती है कि जब आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करी, प्रिपरेशन करी, तो किसी टॉपिक को आपने कितना अच्छे से पढ़ा। और अगर किसी बच्चे ने सीबीएसई का सिलेबस और एनसीईआरटी की बुक और अपने बनाए हुए नोट्स या फिर किसी कोचिंग के नोट्स, अगर उन्हें बहुत ध्यान से आपने पढ़ा है तो वो जो पैराग्राफ है वो एक ही बार पढ़ने में समझ में आ जाता है, और जो उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस हैं वो आसानी से सोल्व हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मीनिंग समझ में नहीं आता पढ़ने के बावजूद भी, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते कि जिन्हें आप लोग ना कर सके। क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं। जैसे हम लोग सेक्शन डी, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके। तो पहला जो पैराग्राफ आपको गिवन है, राउल्स लॉ, इसमें वर्ड आया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर का टॉपिक है राउल्स लॉ, जिसके अंदर आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इस तरह के वर्ड और इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 को अगर हम ध्यान से पढ़ें, पैराग्राफ आपके सामने है, पैराग्राफ आप पढ़ लेना, मैं यहां पर बात कर रहा हूं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उसमें गिवन है, फर्स्ट लिखा है कि 20 ml ऑफ लिक्विड ए वॉज मिक्स विद 20 ml ऑफ लिक्विड बी। 2 लिक्विड है, ए एंड बी, दोनों का 20 ml मिक्स किया गया। मिक्स करने के बाद पाया गया द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन वॉज फाउंड टू बी लेस देन 40 ml। ए प्लस बी को मिक्स करने के बाद कितना मिलना चाहिए? 40 ml, बिकॉज इसका भी हमने लिया था 20 ml और जी इसका भी हमने लिया था 20 ml। ठीक, नॉर्मली मिक्स करने के बाद हमें मिलना चाहिए 40 ml, लेकिन जो मिक्सचर बना, अगर वो मिक्सचर राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल मिक्सचर है, तो 40 ml तब मिलेगा, बिकॉज आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट में जिन 2 कंपोनेंट को हम लोग मिक्स करते हैं उन दोनों के बीच में ना तो अट्रैक्शन लगता ना ही रिपल्शन लगता। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब मिक्सचर का नेट वॉल्यूम दोनों कंपोनेंट के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। अब यहां पर इन्होंने कहा कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है लेस देन 40 ml है, कहने का मतलब VA प्लस VB जैसे ही हमने मिक्स किया, उस मिक्सचर की वैल्यू V टोटल, मतलब टोटल वॉल्यूम, वो लेस है 40 ml से, 40 ml से कम है। इसका मतलब वो जो 2 कंपोनेंट है A एंड B जिन्हें हमने मिक्स किया, उन दोनों कंपोनेंट में अट्रैक्शन लग रहा है, उनके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन लग रहा है। वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। अट्रैक्शन जब लगता है तो मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, वो डिक्रीज होता है, और उसका ओवरऑल इफेक्ट ये पड़ता है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, उनके बीच का गैप कम हो जाता है और नेट वॉल्यूम हमें डिक्रीज होके मिलता है। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं कि ये जो कंपोनेंट है, इन्होंने जो मिक्सचर बनाया वो एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी विच शोज नेगेटिव डेविएशन। तो आपको इस बात को एक्सप्लेन करना है, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द अबव डेटा। आपको कहना है कि A एंड B मिक्स्ड
दोनों को जब मिक्स करते हैं टू फॉर्म नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर इन्होंने नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाया, वो भी विच शोज नेगेटिव डेविएशन, उसमें नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन। इसीलिए जो रिजल्टेंट वॉल्यूम है डेल्टा मिक्सिंग वी, उसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हो रही है। और जीरो नहीं है तो कितनी है? डेल्टा मिक्सिंग वी जीरो से छोटी है। जीरो से छोटी होने का मतलब जो वॉल्यूम में होने वाला चेंज है वो निगेटिव में आ रहा है, और निगेटिव आने का मतलब सॉल्यूशन नॉन आइडियल है, और नॉन आइडियल में भी शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। कुछ इस तरह से आप लोग इसे कंक्लूड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर, इसका जो बी सेगमेंट है। तो बी में क्या लिखा हुआ है? बी में आप ध्यान से पढ़े क्या लिखा हुआ है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। और वो कौन से है? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिक्स किया गया एसीटोन, फिनोल के साथ मिक्स किया गया एनिलीन, और इथेनॉल के साथ मिक्स किया गया एसीटोन। एनसीईआरटी पढ़ लेना। आइडियल नॉन आइडियल के सॉल्यूशन के एग्जाम्पल आपको वहां पर दे रखे हैं। आइडियल के अलग एग्जाम्पल है, नॉन आइडियल के अलग एग्जाम्पल है। नॉन आइडियल में भी दो केस बनते हैं, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन एंड द मिक्सचर विच शोज नेगेटिव डेविएशन। तो यहां पर जो बात पूछी गई है वो किसकी पूछी गई है? पॉजिटिव डेविएशन की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने आप करेंगे आप लोग, और वो भी एनसीईआरटी से। एक बार उस टॉपिक को पढ़ना, इस बहाने से आपका एक टॉपिक भी तैयार हो जाएगा आइडियल नॉन आइडियल का, और आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसका सी पार्ट, और सी पार्ट में भी एक न्यूमेरिकल है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 750 mmHg। ठीक है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? x1। आपको गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 373 केल्विन इज 760 mmHg। पहली बात तो इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए पीएस की वैल्यू, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी गिवन है? में ये गिवन है 750 mmHg, और पी नोट की वैल्यू हमें गिवन है 760 mmHg। मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है हमें यहां पर किसका? ग्लूकोज का। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या फॉर्मूला है? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, डायरेक्ट फॉर्मूला है x1। ये x1 आपको करना है कैलकुलेट। पी नोट की वैल्यू गिवन है, पी एस की वैल्यू गिवन है, इन सभी वैल्यूज को पुट करें और एक दो स्टेप में से सोल्व करें और x1 निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन है, x1 की कोई यूनिट नहीं होती, मतलब मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी। बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी है जो यूनिट लेस,
लेकिन मैं हर बार 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 आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम ऐसे टर्म आती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं जिनकी अपनी कोई यूनिट होती है, और अगर किसी की कोई यूनिट होती है तो वो यूनिट आप लोग आंसर के साथ में जरूर लिखें, बिकॉज कई बार मार्किंग स्कीम में, जो बोर्ड की मार्किंग स्कीम आती है कॉपी चेक होते टाइम पर, उसमें यूनिट के मार्क्स होते हैं जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन्ड नहीं होता, तो आप लोग यूनिट जरूर लिखें। अब इस सी सेगमेंट का एक और पार्ट है और वो और में दे रखा है, मतलब कहने का या तो आप लोग ये कर दे ये वाला, या फिर ये कर दे बिकॉज ये और में है। आपको तो इनमें से एक ही करना है, लेकिन मैं आपको दोनों ही बता रहा हूं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसे आप लोग ध्यान से अगर पढ़ें, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस when 1 mole of NaCl is added to 1 liter of water, while addition of 1 mole methanol to 1 liter of water decrease its boiling point. Explain above observation। ठीक है, बात यहां पर दो अलग अलग सॉल्यूशन की है। एक सॉल्यूशन में हमने NaCl ऐड किया और एक सॉल्यूशन में हमने ऐड किया मिथेनॉल। ओके, कहानी क्या है, NaCl को जब वाटर में डिसोल्व करते हैं तो NaCl डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में, जबकि मिथेनॉल को जब हम लोग वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे तो मिथेनॉल और वाटर दोनों के अंदर मिलती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मिथेनॉल के दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिनोमिना का नाम है एसोसिएशन। और हम सभी जानते हैं इस बात को, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम इंटू आई। डेल्टा टीबी को हम लिख सकते हैं यहां पर TSB माइनस टी नोट बी इज इक्वल टू KB इंटू एम इंटू आई। जैसे मैं सोल्व कर रहा हूं यहां पर, आपको एग्जाम में ऐसे ही सोल्व करना है। ये तो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये चीज यहां पर कांस्टेंट है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यहां पर कांस्टेंट है क्योंकि दोनों केस में वाटर है। KB सॉल्वेंट के लिए होता है एक कांस्टेंट, बिकॉज सॉल्वेंट यहां पर दोनों केस में सेम है, इसलिए दोनों केस में KB की वैल्यू भी सेम रहेगी। मोलैलिटी यहां पर इसलिए सेम रहेगी क्योंकि दोनों के दोनों जो सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट 1 मोल है और यहां भी सोल्यूट 1 मोल है। इसका मतलब TSB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आई। ठीक है, ऐसे आई की वैल्यू बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, आई की वैल्यू घटेगी, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। कैसे? अगर हम बात करते हैं बच्चों NaCl की, NaCl को वाटर में डिसोल्व करने पर Na प्लस और Cl माइनस बन जाता है। इस केस को हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन वाले केस में आई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। जैसे यहां पर आई की वैल्यू कितनी है, यहां पर आई की वैल्यू है 2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो बने वो 2 बने, इसलिए आई की वैल्यू यहां पर 2। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं मिथेनॉल की, मिथेनॉल में क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो जब मिथेनॉल पानी के अंदर डिसोल्व होगा उसके अंदर मिलेगा आपको एसोसिएशन। ठीक, तो इसीलिए यहां पर आई की वैल्यू होगी 1 से कम, यहां पर आई की वैल्यू आएगी 1/2। और क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आई की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस वाले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है
और इस वाले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो इस बात को फाइनली आप लोग कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे TSB, और वो भी किसका? NaCl के सॉल्यूशन का। वो ग्रेटर है TSB, और वो भी किसका? मिथेनॉल का। बिकॉज NaCl के लिए I की वैल्यू ज्यादा है और मिथेनॉल के लिए I की वैल्यू कम है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ये पहले वाला जो सेगमेंट है, पहले वाला जो पार्ट है, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव वाले क्वेश्चन है, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, उसका और वाला पार्ट है। आपको या तो वो वाला करना था C, या फिर ये वाला करना था C। हमने दोनों ही बता दिया आपको। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट की, और नेक्स्ट वाले पार्ट में एक और पैराग्राफ गिवन है, और इस बार का जो पैराग्राफ है आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। इसमें बैटरीज, फ्यूल सेल, इस तरह की कुछ बात हो रखी है। प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी की बात हो रखी है। पैराग्राफ पढ़ के भी आपको हिंट मिल सकती है, जिससे कि आप आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर हम यहां पर क्वेश्चंस देखें इसके, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर हम लोग पढ़ेंगे ए। हाउ डू प्राइमरी बैटरीज डिफर फ्रॉम सेकेंडरी बैटरीज? प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी में क्या डिफरेंस होता है? सिंपल सी बात है, दोनों के दोनों गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल वो जो केमिकल को खर्च करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। फर्क क्या है? तो देखो भाई, कहते हैं जो प्राइमरी बैटरी है, प्राइमरी बैटरी कैन बी यूज्ड ओनली वंस। इसे हम लोग केवल एक बार यूज कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज इन प्राइमरी बैटरी, redox reactions occur only once। केवल एक बार होती है, और एक बार रिडॉक्स रिएक्शन होने के बाद बैटरी डेड हो जाती है। ठीक है? ओनली वंस। आफ्टर दिस बैटरी बिकम डेड, और फिर उसे हमें मजबूरन फेंकना पड़ता है। उसे हम लोग दोबारा से यूज नहीं कर सकते। जैसे जो वॉल क्लॉक है, उसकी कुछ बैटरी आती हैं, जैसे रिमोट के सेल हैं, उनकी कुछ बैटरी आती है। हमारी रिस्ट वॉच है, उसके अंदर मरकरी सेल डलता है, जिसे हम लोग सिंपली बटन सेल भी बोलते हैं। इस तरह की जो बैटरीज होती है, उन्हें हम लोग केवल एक बार यूज करते हैं। सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सबकी ड्यूरेशन अलग अलग होती है, वो क्वालिटी पर डिपेंड करेगा, बट उसे हम लोग यूज केवल एक बार ही कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने ये लिखा। वही अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी के बारे में, बट सेकेंडरी बैटरीज आर यूज्ड मैनी टाइम्स। इन्हें हम लोग कई बार यूज कर सकते हैं। क्या कारण है? ड्यू टू मल्टीपल चार्जेबल एंड डिसचार्जेबल, मल्टीपल चार्जेबल एंड डिसचार्जेबल प्रोसेस। क्योंकि सेकेंडरी बैटरी में जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। उसे हम लोग कई बार चार्ज कर सकते हैं, कई बार हम लोग उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं।
जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी, जैसे घरों में लगने वाला इन्वर्टर, जैसे जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर जो बैटरी लगती है उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी का एक टेक्निकल नेम, एक कॉमन जो एग्जांपल है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। ओके, तो ये सेकेंडरी बैटरी और प्राइमरी बैटरी के बीच में डिफरेंस है। आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट में। बी पार्ट में लिखा हुआ है द सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल इज 1.35 वोल्ट एंड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ। वो कांस्टेंट रहता है, तो ऐसा क्यों है? एक तो वीक है पोटेंशियल, 1.35 वोल्ट है। दूसरा, थ्रू आउट द लाइफ उसका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। ऐसा इसलिए है कि जो मरकरी सेल होता है, मरकरी सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में रहती है और लगे हाथ साथ साथ क्या होती है? वेरी स्लो होती है। इसीलिए मरकरी सेल की लाइफ भी थोड़ी लंबी होती है और दूसरी बात उसका पोटेंशियल भी लाइफ टाइम कांस्टेंट रहता है। ये इसका मेन कारण है। ओके, और पोटेंशियल वीक है क्योंकि सेल बहुत ही छोटा है, स्मॉल साइज होने के कारण सेल का पोटेंशियल कम है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। अब हम बात करेंगे सी पार्ट की। सी पार्ट में सिंपली एक रिएक्शन पूछी है जो लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर होने वाली है। लिखा है राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द रिचार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। देखिएगा, एनसीईआरटी में लेड स्टोरेज बैटरी का एक डायग्राम दे रखा है। उस बैटरी के अंदर होने वाली एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शंस होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन वाली जो रिएक्शन है, जब उन दोनों की दोनों रिएक्शंस को हम लोग मर्ज कर देते हैं, एक साथ उन्हें लिख देते हैं, तो उन दोनों की दोनों रिएक्शंस को मर्ज करके जो रिएक्शन बनती है वो रिचार्जिंग की रिएक्शन बनती है। बस उस रिचार्जिंग की रिएक्शन को रिवर्स कर देना है। ठीक है, मतलब वो डिस्चार्ज वाली रिएक्शन है और अगर उस डिस्चार्ज वाली रिएक्शन को आप लोग उल्टा लिख दोगे, प्रोडक्ट को बना दोगे रिएक्टेंट और रिएक्टेंट को बना दोगे प्रोडक्ट, तो हमारे सामने जो इक्वेशन बन के आएगी वो रिचार्जिंग वाली आएगी, मतलब चार्जिंग वाली आएगी। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करिएगा क्योंकि ये याद करना है आपको। क्वेश्चन याद करने के लिए आपको उसे देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को खुद करिएगा और लिख कर देखिएगा क्योंकि बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इस सी पार्ट का एक और पार्ट दे रखा है, वो भी हमें सोल्व करना है। आपको तो इनमें से कोई एक करना है, लेकिन हम यहां पर दोनों ही करेंगे। सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के कोई 2 एडवांटेजेस लिखने हैं ओवर गैल्वेनिक सेल। जो अदर गैल्वेनिक सेल है जिसके अंदर अदर केमिकल यूज होते हैं, उनके रेस्पेक्ट में फ्यूल सेल के कोई 2 एडवांटेज क्या है? तो देखो, कई सारे एडवांटेज हैं। जैसे पहला एडवांटेज है फ्यूल सेल का, इट इज लाइट वेट। ठीक है, लाइट वेट का होता है। दूसरा, ये जो फ्यूल सेल होता है पॉल्यूशन फ्री होता है, बिकॉज इसके जो बाई प्रोडक्ट है, बिकॉज इट्स
बाई प्रोडक्ट आर नॉट हार्मफुल। इसके बाई प्रोडक्ट हार्मफुल नहीं होते। जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो H2O है। और एक इसका और एडवांटेज है, इसकी जो एफिशिएंसी है, मतलब जो आउटपुट है, वो थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू जो अदर गैल्वेनिक सेल है। इट्स एफिशिएंसी इज मोर। अगर इसकी एफिशिएंसी मोर है तो कितनी है? तो इसकी एफिशिएंसी है अबाउट 70%, 70%। ये डेटा है, फैक्ट है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ओके, तो कुल मिलाकर आपके सामने हमने आज किए 3-4 क्वेश्चंस। 2 हैं सेक्शन डी के और 2 क्वेश्चन बचे थे सेक्शन सी के। अब इस पेपर में केवल एक सेक्शन बचा है जिसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे, 31, 32 और 33। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन है पूरा का पूरा। इस लॉन्ग क्वेश्चन में भी 2 पार्ट मिनिमम और मैक्सिमम 5 पार्ट दिए होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 हम लोग इसके अंदर खर्च करेंगे। एक और लेक्चर देंगे आपको, क्योंकि 5 सेगमेंट है इसके अंदर, इस पेपर के अंदर, और जो बोर्ड में पेपर आएगा तो हम कोशिश करेंगे इसकी टोटल 5 ही वीडियो बने। ठीक है, और जिन जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी वो बच्चे पहली वीडियो से देखना शुरू करें और फिर उस पेपर को अपने आप सोल्व करें, और जो जो गलतियां आपने पहले की हैं पेपर को सोल्व करने में उन्हें सुधारें, जिससे कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो बोर्ड एग्जाम में। और इन 5 लेक्चर की हेल्प से आपके कम से कम 2 चैप्टर तो ऐसे तैयार हो जाएं जिससे कि कम से कम इन 2 चैप्टर के जो मार्क्स हैं वो आपके 100% आए। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आज का भी और पहले जो लेक्चर्स हैं वो भी। ठीक है, और आने वाले टाइम में आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे लगातार। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है जिससे कि सभी बच्चों तक हमारी पहुंच अच्छे से पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू।